एक बुजुर्ग औरत अपने घर में बैठी थी और वो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उसे बताया गया था कि उसका बेटा किसी सीक्रेट गवर्नमेंट मिशन पर यूरोप गया है। महीने गुजरते हैं, फिर साल भी गुजर जाते हैं और वो औरत आखिर तक इसी झूठ पर यकीन करती रहती है। सच ये है कि उसका बेटा कभी यूरोप गया ही नहीं था। वो अपने ही घर के पीछे मिट्टी के नीचे दबा हुआ पड़ा था पूरे 9 साल तक। और जिस इंसान ने उसे वहां दबाया था, वही इंसान अगले 20 साल तक रॉकफेलर फैमिली का सदस्य बनकर जीता है, शादी करता है, एक बेटी का पिता बनता है, न्यूयॉर्क के एलिट सर्कल में उठता बैठता है और किसी को एक पल के लिए भी शक नहीं होता कि ये आदमी असल में है कौन। ये कहानी है क्रिश्चियन गरहार्ट्स राइटर की, जिसे दुनिया बाद में क्लार्क रॉकफेलर के नाम से जानती है। लेकिन ये सिर्फ एक कॉन मैन की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी पहचान इतनी बार बदली कि आखिर में ये समझना मुश्किल हो गया कि वो सच में था कौन, और शायद उसी पहचान के पीछे एक कातिल भी छुपा हुआ था। बात शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से शहर से। यहीं क्रिश्चियन का बचपन बीता। बचपन से ही उसके अंदर एक जुनून था, किसी भी तरह अमेरिका पहुंचना। 17 साल की उम्र में उसे मौका मिल गया। एक ट्रेन में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसने बस ऐसे ही कह दिया, कभी कनेक्टिकट आना तो हमारे घर जरूर रुकना। ज़्यादातर लोग ऐसी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन क्रिश्चियन को वो बात याद रही। कुछ हफ्तों में वो सीधा उस लड़के के घर पहुंच गया और वहां महीनों तक रुका रहा। यहाँ से क्रिश्चियन को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया। लोग सबूत पर नहीं, कॉन्फिडेंस पर भरोसा करते हैं। बस सही अंदाज में बात करो, सही कपड़े पहनो और खुद को इतने यकीन से पेश करो कि सामने वाला सवाल पूछने की हिम्मत ही न कर पाए। अमेरिका में रहने के लिए उसे ग्रीन कार्ड चाहिए था, तो उसने विस्कॉसिन की एक लड़की से शादी कर ली, लेकिन शादी के अगले ही दिन उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद वो कैलिफोर्निया के एक अमीर इलाके सैन मरीनो पहुंचा। यहाँ उसने अपना नया नाम रखा, क्रिस्टोफर चिचेस्टर। वो ब्रिटिश लहजे में बात करता था और खुद को किसी शाही परिवार का सदस्य बताता था। लोगों को उसकी बातों पर यकीन होने लगा। उसकी अजीब बातें भी लोग यही सोचकर नज़रअंदाज कर देते थे कि शायद बड़े घराने के लोग ऐसे ही होते हैं। सैन मरीनो में वो एक विधवा के घर गेस्ट हाउस में किराए से रहने लगा। उस औरत का नाम था डीडी सोहस। वो एक सीधी सादी, भरोसा करने वाली महिला थी और उसे लगा कि इस अकेले पढ़े लिखे लड़के को अपने घर में जगह देना कोई गलत बात नहीं। उसका एक एडॉप्टेड बेटा था जॉन, और जॉन की पत्नी थी लिंडा। दोनों कभी कभी इसी घर में आते जाते रहते थे। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। जॉन को क्रिस्टोफर पर शक था। उसे लगता था कि ये अजनबी उसकी माँ को किसी तरह इस्तेमाल कर रहा है। धीरे धीरे जॉन और क्रिस्टोफर के बीच तनाव बढ़ने लगा और फरवरी 1985 में जॉन और लिंडा दोनों गायब हो गए और फिर दोनों कभी दिखाई नहीं दिए। क्रिस्टोफर ने डीडी को एक कहानी सुनाई कि उसका बेटा और बहू किसी गुप्त सरकारी मिशन पर यूरोप गए हैं और वो खुद उनका ऑफिशियल कांटेक्ट है। हैरानी की बात यह है कि डीडी ने इस बात पर भरोसा भी कर लिया। महीनों तक वो अपने बेटे का इंतजार करती रही। जब दोस्तों और रिश्तेदारों को जॉन की कोई खबर नहीं मिली, तब लिंडा की छोटी बहन ने पुलिस में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस गेस्ट हाउस पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया तो क्रिस्टोफर बिल्कुल नंगी हालत में सामने आया और खुद को एक न्यूडिस्ट और ब्रिटिश रॉयल्टी का वंशज बताते हुए वही यूरोप वाली कहानी दोहराई। पुलिस के पास तब तक कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो लौट गए। कुछ महीनों बाद क्रिस्टोफर भी अचानक गायब हो गया। वो डीडी के पैसे और जॉन की पिकअप ट्रक लेकर फरार हो गया। फिर 1994 में जब घर के नए मालिक पीछे के हिस्से में स्विमिंग पूल की खुदाई करवा रहे थे, तो मिट्टी के नीचे से इंसानी हड्डियां मिली। जांच में पता चला कि वो जॉन सोहस की थीं, लेकिन लिंडा अभी तक नहीं मिली थी। क्रिस्टोफर कैलिफोर्निया से सीधा कनेक्टिकट पहुंचा, एक बिल्कुल नए नाम के साथ, क्रिस्टोफर क्रो। उसने दावा किया कि वो अल्फ्रेड हिचकॉक के मशहूर टीवी शो का प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में असल में एक क्रिस्टोफर क्रो नाम का शख्स अल्फ्रेड हिचकॉक के शो से जुड़ा हुआ भी था, बस वो कोई और था। अपने झूठे कॉन्फिडेंस के दम पर उसने बिना किसी अनुभव के पहले एक लोन वाली कंपनी में और फिर एक जापानी कंपनी में अच्छी नौकरी हासिल कर ली। यहाँ तक कि उसने अपने सूट पर अपने नाम के पहले अक्षर CCC भी लगवा लिए। लेकिन 1988 में उससे एक गलती हो गई। उसने जॉन की चोरी की हुई ट्रक बेच दी। जब नए मालिक ने उसे DMW में रजिस्टर करवाया
तो सिस्टम में जॉन का नाम एक मिसिंग पर्सन के तौर पर सामने आ गया। पुलिस की नज़र फिर से उस पर पड़ने लगी और वो रातों रात गायब हो गया। अगले 4 साल तक किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। हर नए शहर में उसका तरीका एक ही था, नई पहचान बनाओ, भरोसा जीतो और नई जिंदगी शुरू कर दो। 1992 में वो न्यूयॉर्क शहर में फिर से नजर आता है। इस बार उसके पास अब तक का सबसे बड़ा झूठ था। अब उसका नाम था क्लार्क रॉकफेलर। वो खुद को अमेरिका के सबसे अमीर खानदान रॉकफेलर फैमिली का सदस्य बताने लगा। एक चर्च में उसकी मुलाकात सैंड्रा बॉस से हुई, जो हार्वर्ड में पढ़ी हुई एक फाइनेंशियल वकील थी। सैंड्रा को लगा कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे होशियार इंसान मिल गया है। क्लार्क कहता था कि उसने 14 साल की उम्र में येल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। छोटे देशों के कर्ज के मामले में सलाह देता था। कभी खुद को फिजिसिस्ट बताता, कभी जहाज का कैप्टन, तो कभी आर्ट कलेक्टर। मौके के हिसाब से उसकी पहचान बदल जाती थी। 1995 में दोनों की शादी हो जाती है। शुरुआत में सैंड्रा को सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। उसका पति बेहद इंटेलिजेंट था। वो किसी भी विषय पर घंटों तक बात कर सकता था। उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम रे रखा जाता है, जिसे क्लार्क प्यार से स्नूक्स बुलाता था। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई। क्लार्क कंट्रोलिंग होता गया। वो उसके दोस्तों की हर बात में कमी निकालता था, उसकी आलोचना करता और उसे दूसरों से अलग थलग करने की कोशिश करता। 12 साल तक सैंड्रा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी के साथ वो रह रही है वो असल में कोई और था। धीरे धीरे रिश्ते में दरारें आने लगती हैं। सैंड्रा को शक होने लगता है और वो एक प्राइवेट जासूस को हायर करती है और उस जासूस को वो बात पता चलती है जो सालों से किसी को नहीं पता चली। इस आदमी का रॉकफेलर फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं था। 2007 में सैंड्रा तलाक ले लेती है और बेटी की कस्टडी भी अपने पास रखती है। क्लार्क को सिर्फ निगरानी में बेटी से मिलने की इजाज़त मिलती है। कस्टडी छोड़ने के बदले उसे $8 लाख का ऑफर मिलता है, जिसे वो पहले मान लेता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि अब वो अपनी बेटी से शायद कभी नॉर्मल तरीके से नहीं मिल पाएगा, तब वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेता है। जुलाई 2008 बॉस्टन की एक सड़क पर अदालत की निगरानी में क्लार्क अपनी बेटी से मिलने आया था। साथ में एक सोशल वर्कर भी थी। तभी एक काली लिमोजन आकर रुकती है। क्लार्क सोशल वर्कर को धक्का देता है, बेटी को उठाकर गाड़ी में बैठता है और देखते ही देखते गाड़ी वहां से गायब हो जाती है। क्लार्क रॉकफेलर अपनी ही बेटी को किडनैप कर चुका था। अब वो भागते भागते बाल्टीमोर के एक टाउन हाउस में छुप जाता है, जो उसने कुछ ही समय पहले खरीदा था। उसे लगता है कि यहाँ कुछ दिन छुपकर वो फिर से गायब हो जाएगा, जैसे उसने पहले भी कई बार किया था। लेकिन इस बार मामला अलग था। ये सिर्फ एक और पहचान बदलने वाली बात नहीं थी। ये एक बच्ची का किडनैपिंग केस था और पूरा FBI उसके पीछे लग चुका था। एक हफ्ते तक FBI को उसका कोई सुराग नहीं मिलता। जैसे ही उसकी फोटो पूरे देश में सर्कुलेट होती है, अलग अलग राज्यों से फोन आने लगते हैं, ऐसे लोगों के जिन्होंने इसी शख्स को किसी और नाम से जाना था। और यहीं से सालों पुराना झूठ बिखरना शुरू हो जाता है। आखिरकार बाल्टीमोर में एक रियल एस्टेट एजेंट टीवी पर उसकी फोटो देखकर उसे पहचान लेती है। उसने कुछ समय पहले एक घर चिप स्मिथ नाम के आदमी को बेचा था। FBI वहां पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसकी बेटी सुरक्षित मिलती है। पुराने इमिग्रेशन रिकॉर्ड से फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं और पहली बार दुनिया को उसकी असली पहचान पता चलती है। क्रिश्चियन कार्ल गरहार्ट्सराइटर। किडनैपिंग के केस में उसे दोषी ठहराया जाता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स उसकी पूरी जिंदगी खंगालते हैं, पुराना सैन मेरिनो केस दोबारा खुलता है। DNA टेक्नोलॉजी अब काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। जो हड्डियां 1994 में मिली थी वो कंफर्म होती हैं कि वो जॉन सोहस की ही थी। पुलिस ने पुरानी फाइलें खोली और सबूतों को एक एक करके जोड़ना शुरू किया। 2011 में उस पर मर्डर का चार्ज लगाया जाता है। सबूत उसके खिलाफ जमा होने लगते हैं। जिन बैग्स में जॉन की बॉडी लिपटी हुई मिली, उनमें से एक बैग उसी यूनिवर्सिटी का निकला जहां क्रिश्चियन पढ़ता था। ये कोई सीधा सबूत नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ बन रही सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रहा था। 2013 में ट्रायल शुरू होता है, लेकिन सिर्फ 6 घंटे बाद फैसला आ गया। अदालत उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराती है। सजा सुनाए जाने के दिन वो अदालत में खड़े होकर कहता है कि वो बेगुनाह है और दावा करता है कि लिंडा ने ही अपने पति जॉन को मारा था और भाग गई। एक ऐसा दावा जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। उसे 27 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई जाती है।
आज भी लिंडा सोहस कहीं नहीं मिली। उसका केस अब भी टेक्निकली खुला हुआ है। क्रिश्चियन गरहार्ट्सराइटर, जो कभी क्रिस्टोफर चिचेस्टर था, कभी क्रिस्टोफर क्रो, कभी चिप स्मिथ और आखिर में क्लार्क रॉकफेलर, आज भी जेल में है, अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो अक्सर लोगों को कागजों से नहीं बल्कि अपने कॉन्फिडेंस और बनाई हुई कहानियों से यकीन दिला देता था। सही एक्सेंट और सही जगह पर सही वक्त पर खड़े होकर उसने दशकों तक हर किसी को धोखा दिया। शायद उसकी ज़िंदगी में अगर कोई रिश्ता सबसे ज़्यादा असली लगता था तो वो उसकी बेटी के साथ था। बाकी हर नाम, हर रिश्ता, हर पहचान सब झूठ था। क्रिश्चियन गरहार्ट्सराइटर ने अपनी ज़िंदगी में दर्जनों नाम बदले, लेकिन आखिर में अदालत ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम असल में हो कौन? शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि कुछ लोग अपना चेहरा बदलते हैं और कुछ लोग अपनी पहचान।